स्वागत है आप सभी का लर्नस्पायर पे। आज हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन नंबर 3 डेफिनेशन क्लॉज के को समझने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे जिनका यूज हमें थ्रू आउट द एक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कहीं ना कहीं हिंदू मैरिज लॉ में हिंदू लॉ में हमारा बेस तैयार करते हैं। ठीक है, जैसे डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हुआ, सपिंडा रिलेशनशिप हुआ, इनके बारे में ये बहुत ही कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही टिपिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको जानना जरूरी है क्योंकि इनके बिना आगे के सेक्शंस हमें पढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और उतनी ही इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखना और चलो शुरू करते हैं। आज अगर हम बात करते हैं अगर फर्स्ट कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन क्लॉज में, तो बात करी गई है कस्टम और यूसेज की। कस्टम समझ में आता है, हम लोग बेसिकली इस शब्द को कई दफा सुनते आ रहे हैं कि कई प्रैक्टिसेस कस्टम यानी कि बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा फॉलो करी जा रही थी, तो वो उस पर्टिकुलर ग्रुप का एक कस्टम था। ठीक है, सुनते हैं हम लोग ये भी जानते हैं कि ज्यादातर जो पर्सनल लॉज हैं वो कोडिफिकेशन ऑफ दीज कस्टम्स हैं, यानी कि कुछ प्रैक्टिसेस थी जिनको फॉलो कर रहे थे लोग लंबे समय से और उनको कोडिफाई कर दिया गया तो वो लॉ का रूप बन गया। ठीक है, अगर हम लोग डिटेल में एग्जैक्टली समझना चाहें कि कस्टम एक्चुअली क्या होता है, कस्टम और यूसेज का यहां पे किस तरह की बात करी गई है, तो हम लोग उसके एलिमेंट्स को जानेंगे, उसको समझेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें कस्टम और यूसेज की, तो उसका सबसे पहला पॉइंट है कि इट मस्ट बी कंटिन्यूअस, यानी कि ब्रेक नहीं होना चाहिए कि कुछ समय के लिए कुछ लोगों ने कोई चीज की किसी परंपरा को माना, फिर कुछ समय तक नहीं चला, फिर शुरू हो गया। नहीं, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म, बिल्कुल जिस तरह से वो यूज हो रही थी उसी तरह से आगे। जैसे मान लीजिए कि 7 फेरे की जो प्रथा है ना, ये बहुत लंबे समय से चली आ रही है। ये अभी एक इंपॉर्टेंट सेरेमनी हो गई है, सेरेमनीज के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, चिंता की बात नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, फ्रॉम ए वेरी लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। ठीक है, एंड इट हैज टेकन प्लेस एज अ फोर्स ऑफ लॉ, यानी कि आज अब वो इतना ज्यादा प्रिविलेंट हो गया, इतने ज्यादा लंबे समय से इतना चली आ रही है कि अब वो एक लॉ बन चुका है एक कम्युनिटी में अमंग हिंदूज। ठीक है, इन द लोकल एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी कम्युनिटी में, इवन एक पर्टिकुलर फैमिली में भी अगर कोई कस्टम चला आ रहा है तो वो भी उसका कस्टम होगा। बात समझ में आ रही है? इस बात को मैं तुम्हें आगे जाके बहुत अच्छे पॉइंट के साथ समझाऊंगा। इसको याद रखना कि अगर कोई फैमिली में भी कोई कस्टम चला आ रहा है ना, तो वो वैलिड होगा अगर कोई चीज आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी अंडर डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। आई नो कंफ्यूजिंग हो गया, इस सेंटेंस को फिर से सुनो। अगर कोई कस्टम है जो फॉलो होता चला आ रहा है, वो एक एक्सेप्शन की तरह प्रूव हो सकता है अंडर द ऑफ डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। अब ये क्या है वो समझ लोगे तो एंड में तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, कस्टम की और बात करते हैं कि इट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। देखो, पब्लिक पॉलिसी की बात समझो कि ऐसा है कि हमारे आज के समाज में भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए सती प्रथा है। ठीक है, मान लीजिए ट्रिपल तलाक, रिसेंट की बात करते हैं, तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो चली आ रही थी, बट इन द करंट सिनेरियो वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हुआ, पब्लिक ने उसको रिजेक्ट किया, दैट्स व्हाई इट इज रिमूव्ड। So that should not be there, मतलब कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड एप्लीकेबिलिटी टू फैमिली, वही फैमिली वाली बात। ठीक है, कि फैमिली केवल लोकल एरिया में नहीं, किसी कम्युनिटी में, किसी जगह पे, किसी पर्टिकुलर ग्रुप में, यानी कि वो फैमिली भी हो सकती है, छोटा सा ग्रुप हो सकता है ना। सोशियोलॉजी में पढ़ोगे, सबसे छोटी इकाई क्या? फैमिली। ठीक है, सोसाइटी की सबसे छोटी इकाई क्या? फैमिली। उसमें भी अगर फॉलो होता चला आ रहा है, सो वील टेक इट एज अ कस्टम। ठीक है, यहां पे बात हो गई फर्स्ट हमारी टर्म की डेफिनेशन क्लॉज में, डेफिनेशन क्लॉज की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रिक्ट कोड। मतलब मजाक कर रहे हो, इसको भी तुम्हें समझने की जरूरत है। आई प्रेफर कि तुम कम से कम एक्ट उठा के देखो, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, तो कोड्स विच यू नो उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, दैट इज हाफ ब्लड क्या होता है, फुल ब्लड क्या होता है, यूट्राइन ब्लड क्या होता है।
फुल ब्लड में बात समझो कि मम्मी पापा एक हैं अगर दो बच्चों की, ठीक है, अगर ए है बी है, ठीक है, और इनके पेरेंट्स एक्स और वाई, ठीक है, इन दोनों के ही हैं, तो ये दोनों जो आपस में है ये फुल ब्लड में है, ठीक है, समझ में आ गई। नाउ अगर हम बात करें हाफ ब्लड की, तो यहां पे एंसेस्टर यानी कि फादर तो सेम होगा बट मदर्स विल बी डिफरेंट। समझने की कोशिश करो। अब यहां पे सिचुएशन कैसे हो जाएगी कि एक्स अगर फादर है, ठीक है, वाई अगर मदर फर्स्ट है, ठीक है, तो मदर टू यानी कि जेड आएगी, ठीक है, मदर टू, ठीक है। अब फादर और मदर वन का बच्चा हुआ बी, फादर और मदर टू का बच्चा हुआ ए। अब इनके बीच में जो रिलेशन है दैट इज हाफ ब्लड, ठीक है। यूट्राइन ब्लड, यूट्राइन ब्लड में उल्टा कर दो, मदर कॉमन हो, फादर डिफरेंट हो, ठीक है। सो आई थिंक इन तीनों में अब तुम कभी कंफ्यूज नहीं होगे। कॉमन एंसेस्टर तुम्हारा फुल ब्लड, when the common ancestor and different wives, then half blood, and common ancestress and different husbands, then it is uterine blood, ठीक है। इसके बाद हम लोग सपिंडा की बात करना चाहिए, पर आई वुड टेल यू कि ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मैं इसको एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें कवर करूंगा। सो आज की क्लास बहुत लंबी ना हो इसलिए हम इसको अभी फिलहाल होल्ड पे लगा रहे हैं। आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो होगा डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, तो उसको समझते हैं। समझो, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप ऐसा है कि कुछ शादी के मतलब शादी को जब हम कंसिडर करते हैं तो कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनमें आपस में शादी नहीं हो सकती है। यानी कि मान लो अगर ये एक गोला है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर कुछ कुछ लोग हैं, जैसे पप्पा है, बेटी है, इन दोनों की शादी है ना, ये नहीं हो सकती। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रिलेशंस होंगे जिनकी आपस में शादी प्रोहिबिटेड मानी जाती है हिंदू लॉ के अंदर। तो वो सब क्या है उनके बारे में जानना हमें जरूरी है ताकि हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट में आगे प्रोसीड कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि लीनियल असेंडेंट, समझने की कोशिश करो। लीनियल असेंडेंट यानी कि मदर फादर बच्चे, ठीक है, बच्चों के बच्चे, बच्चे वन बच्चे टू यानी कि चिल्ड्रन, ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, ये भी ले लो चलो, ठीक है। लीनियल असेंडेंट, इनमें से किसी की भी शादी अपने से ऊपर वाले से, ऊपर के ऊपर वाले से, ऊपर के ऊपर के ऊपर वाले से नहीं हो सकती। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट हमारा, ठीक है, कि लीनियर असेंडेंट्स में शादी प्रोहिबिटेड है, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो पहले समझो वाइफ और हस्बैंड ऑफ लीनियर असेंडेंट। देखना मदर फादर है, ठीक है, ये इनका मान लीजिए, चलो यहां पे देखो, समझने की कोशिश करो। देखना मदर फादर, ठीक है, इसका एक चिल्ड्रन है, यानी कि मान लो अगर मेल है तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए, जो कि मेल है, ठीक है। अब इसकी जो वाइफ होगी, ठीक है, उससे भी शादी नहीं हो सकती, ऊपर वाले की बात समझो। वाइफ और हस्बैंड ऑफ लीनियर असेंडेंट सेम, वही तीन जगह तक जाओगे आप, है ना, तीन आप जनरेशन तक जाओगे, उसमें भी सेम बात आएगी कि वाइफ और हस्बैंड ऑफ लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट, ठीक है। यानी कि इसकी शादी ऊपर वाले से, ऊपर वाले की वाइफ से या ऊपर वाले के हस्बैंड से नहीं हो सकती, ठीक है। यानी कि अगर सन है तो सन की शादी मदर से नहीं हो सकती, सन की वाइफ की शादी फादर से नहीं हो सकती। सिमिलरली इनका बच्चा यानी कि इनका ग्रैंड चिल्ड्रन, अगर ग्रैंड चाइल्ड है तो ग्रैंड चाइल्ड अगर सन है तो इसकी शादी ग्रैंड मदर से नहीं हो सकती,
इसकी वाइफ की शादी, वाइफ ऑफ जीएस, वाइफ ऑफ ग्रैंडसन की शादी ग्रैंडफादर से नहीं हो सकती। सो दिस इज ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट। समझ में आ रहा है कि वाइफ और हस्बैंड ऑफ लिनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट जब होगा तो वो जो रिलेशनशिप है वो प्रोहिबिटेड डिग्री में आएगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आई थिंक क्लियर हो चुका है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। वाइफ ऑफ द ब्रदर और फादर्स और मदर्स ब्रदर। एक एक करके समझते हैं। पहले इस वाले पार्ट को उठाते हैं, वाइफ ऑफ द ब्रदर। ठीक है, वाइफ ऑफ द ब्रदर। देखो, ए है, बी है, इसकी वाइफ है। ठीक है, इसकी इससे शादी, यानी कि भाभी जी से, भाभी जी से आपकी शादी प्रोहिबिटेड है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और फादर्स और मदर्स ब्रदर, देखो इतना पता, इतना सिंपल ये क्यों है, क्योंकि हम रिलेट कर सकते हैं। देखो, फादर्स और मदर्स ब्रदर, याद रखना ये वाइफ शब्द कॉमन चल रहा है यहां पे, वाइफ ऑफ, ठीक है, फादर, फादर है, ये बच्चा है मान लो, ठीक है, फादर मदर है इनके, ठीक है। अब फादर्स और मदर्स ब्रदर, या तो इनके भाई ब्रदर 1, या तो इनके भाई ब्रदर 2, यानी कि मामा चाचा, ठीक है। अब इनकी बीवियां मामी चाची, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि द रिलेशनशिप इज प्रोहिबिटेड विद फादर्स और मदर्स ब्रदर, वाइफ ऑफ फादर्स और मदर्स ब्रदर, वाइफ ऑफ मामी किसकी, किसकी, अच्छा ठीक है, सॉरी यहां पे उल्टा हुआ है, यहां पे ये कर लो, ठीक है, यहां मदर कर दोगे, यहां फादर कर दोगे, तो इधर ये मामा हो जाएंगे, ये मामी हो जाएंगी, चाचा हो जाएंगे, चाचा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि वाइफ ऑफ फादर्स और मदर ब्रदर, यानी कि मामी से या चाची से आप शादी नहीं कर सकते। ठीक है जी। एक और इसी में लेयर लगा दो, ग्रैंडफादर्स और ग्रैंड मदर्स ब्रदर। समझना, समझने की कोशिश करना, बहुत ध्यान से देखते जाना, समझना, मतलब कितना कितना आसान है ये चीज। 3 जनरेशन बनाओ, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ठीक है, फादर मदर, यहां पे पर्सन, ठीक है, यानी कि चाइल्ड, ठीक है, इनका, ठीक है। अब देखते जाना, वाइफ ऑफ ग्रैंडफादर्स और मदर्स ब्रदर, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, इनका भाई, इनका भाई, इनकी बीवी, इनकी बीवी, ठीक है। ये हो गई नानी एक तरह की आपकी, ये हो गई दादी। अब इसकी शादी इससे नहीं हो सकती, इसकी शादी इससे नहीं हो सकती। ये बात यहां बताई गई है कि ब्रदर और ग्रैंड मदर्स ब्रदर, ठीक है ना, ठीक है। लास्ट पॉइंट, ब्रदर सिस्टर आपस में नहीं कर सकते शादी, ब्रदर सिस्टर आपस में नहीं कर सकते, अंकल और नीस आपस में नहीं कर सकती, आंट और नेफ्यू, और ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत सिंपल है ना, समझ में आ रहा है, ये तो रिलेशनशिप हम जानते ही हैं, है ना। फिर चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, 2 ब्रदर्स या फिर 2 सिस्टर्स, बेसिकली ए बी, पहले केस में दोनों भाई, ये ब्रदर है, ये सिस्टर है, इनके बच्चे एक्स वाई, ये आपस में शादी नहीं कर सकते। दूसरे केस में ये दोनों भाई हैं, इनकी अपनी अपनी कोई बीवियां होंगी, है ना, इनके जो बच्चे होंगे वो आपस शादी नहीं कर सकते। और तीसरे केस में दोनों बहनें हैं, यानी कि इनके अपने अपने कुछ पति होंगे, ठीक है, पति पीपी, ठीक है, इनकी जो बीवियां हैं, इनके जो बच्चे हैं वो आपस, बेसिकली कजिन्स वी आर टॉकिंग अबाउट।
सो यहां पे इन केसेस में हमारी जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश होती है, अगर वो होती है, यानी कि हमने तो बता दिया कि यहां पे प्रोहिबिटेड है, अगर आप फिर भी करते हो तो वो सेक्शन 11 में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा ऑफ HMA हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार क्या होगी, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार वॉइड होगी। ठीक है, दैट विल बी अ वॉइड रिलेशनशिप। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिलेशनशिप विच इज फॉर्म्ड अंडर द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, देन इट विल बी अ वॉइड रिलेशनशिप। ठीक है, सो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि तुम्हें समझने की जरूरत है कि यहां पे हमने जो इन तीनों पॉइंट को कवर किया था ना, हाफ ब्लड, यूट्राइन ब्लड, फुल ब्लड, इसका भी यहां पे यूसेज होता है। कैसे, देखो, जब हम इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं ना, ये चारों डिग्रीज की है ना, तो इनमें चाहे जो दो लोग हैं, जरूरी नहीं है कि वो सगे भाई बहन हो। मतलब समझो, यानी कि अगर एक बच्चा है ना, मतलब पेरेंट्स से हुआ है, दूसरा बच्चा मान लीजिए अनलेजिटिमेट नहीं है, इलेजिटिमेट चाइल्ड है, समझ रहे हैं, तो लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट कोई फर्क नहीं पड़ता। हाफ ब्लड, यूट्राइन ब्लड और फुल ब्लड कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ उनके बीच में ये चारों फैक्टर्स में से कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है, देन दिस सेक्शन विल अप्लाई टू देम। ठीक है, these degrees of prohibited relationship will apply to them। तो भाई मैंने लिख दिया तुम्हारे लिए, एक्सप्लेनेशन में ये चीज दी गई है एक्ट के अंदर, ध्यान से पढ़ना कि चाहे ये रिलेशनशिप इंक्लूड करता है हाफ ब्लड, यूट्राइन ब्लड, फुल ब्लड, लेजिटिमेट चाइल्ड, इलेजिटिमेट चाइल्ड, एज वेल एज अडॉप्शन भी। ठीक है, यानी कि अगर अडॉप्टेड चाइल्ड है लेकिन अब वो इस जगह पे इन रिलेशनशिप्स में बैठ गया है, तो वो भी इसके अंदर आएगा और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के हिसाब से गवर्न होगा। ठीक है जी। सो इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, कस्टम्स और यूसेज के बारे में समझ लिया, हाफ ब्लड, फुल ब्लड, यूट्राइन ब्लड समझ लिया। अब अगली वीडियो में हम लोग एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट सपिंडर रिलेशनशिप पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग अपने मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट में एक्चुअली एंटर कर जाएंगे, उसके प्रोविजंस क्या है मैरिज के रिगार्डिंग, डिवोर्स क्या होता है, हर चीज पढ़ेंगे। ठीक है ना। सो स्टे ट्यून्ड। अगर वीडियो में मजा आया ना दोस्तों, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और मजा